इसके पश्चात मध्य प्रदेश जीके में आज हम मध्य प्रदेश की जलवायु के विषय में पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश की जो जलवायु है उसको समझने के लिए हमें कुछ बेसिक ज्योग्राफी या भूगोल का ज्ञान होना चाहिए। तो उसके विषय में आपको मैं बता दूं कि जो मध्य प्रदेश का जो जलवायु है उसको हम उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहते हैं। ये शब्द आप ध्यान रखिएगा, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। तो अब इसमें दो शब्द आपके आ रहे हैं, एक तो उष्ण कटिबंधीय और एक जलवायु, तो मानसूनी मतलब। तो इन दोनों शब्दों को समझने के लिए आपको थोड़ा सा जो है वो मैं इसके पीछे का बैकग्राउंड बता देता हूँ। जैसे आप इस ग्लोब को देख पा रहे हैं, तो इसमें आप देखिए कि यहाँ पर एक तो भूमध्य रेखा है ना। ये भूमध्य रेखा है, इसको हम इक्वेटर कहते हैं। इसका जो माप होता है वो बेसिकली 0 डिग्री होता है। उसके पश्चात नॉर्थ में जाएं, मतलब ऊपर की तरफ जाएं आप, चाहे नीचे की तरफ जाएं, नॉर्थ में जाएं चाहे साउथ की तरफ जाएं, दोनों की जो अलग अलग जो हमारी लैटिट्यूड्स होते हैं, यानी जो एक लाइंस खींची हुई हैं ग्लोब के ऊपर, जो एक इमेजिनरी लाइंस हैं हमारे पूरी पृथ्वी को समझने के लिए, तो उनका जो माप है दोनों तरफ एक जैसा है। जैसे ये नीचे अगर साउथ की तरफ जाएंगे तो 23.5 डिग्री दक्षिण, और ऊपर उत्तर की तरफ जाएंगे तो 23.5 डिग्री उत्तर। तो जो उत्तर की तरफ है उसको कर्क रेखा कहते हैं, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कैंसर का इंग्लिश रूपांतर, हिंदी रूपांतर कर्क है। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो कि मकर रेखा है। ठीक है। इसी तरीके से जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा तो ये जो है वो आपका आर्कटिक और अंटार्कटिक वृत्त, मतलब आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल। तो ये जो ग्लोब के ऊपर आपको डिमार्केशंस दिख रहे हैं, इनका ये 66.5 डिग्री है, ये भी 66.5 डिग्री है, लेकिन ये नॉर्थ की तरफ है। उसके बाद ये सबसे ज़्यादा 90 डिग्री पे है, जो कि उत्तरी ध्रुव है, और ये जो है वो आपका दक्षिणी ध्रुव है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया। अब इसमें देखिए कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूरी बनाते हैं, इक्वेटर के पास सबसे ज़्यादा गर्म है। उसके बाद जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से दूर की तरफ जाते हैं, चाहे उत्तर ध्रुव की तरफ जाएं चाहे दक्षिण ध्रुव की तरफ, तो मैं एक ही तरफ आपको समझाऊंगा जिससे कि दोनों चीज़ें आपको समझ में आए। तो जैसे हम अपने मतलब मध्य प्रदेश की स्थिति का अगर हम ज्ञान करें, तो मध्य प्रदेश जो है वो हमारा जो कर्क रेखा है, ये मध्य प्रदेश को बिल्कुल बीच से डिवाइड करती है। मतलब हमारा मध्य प्रदेश कहीं यहाँ पर इस तरीके से स्थित है। मतलब इसको आप मैप नहीं समझिए, बस केवल एक मैं आपको समझने के लिए ड्राइंग बना रहा हूँ। तो ये जो कर्क रेखा है ये मध्य प्रदेश को बिल्कुल बीच से इसको काटती है। ये जो देखिए डॉटेड लाइन जा रही है, तो इसका अर्थ क्या हो गया कि भूमध्य रेखा तो बहुत गर्म है ना। विषुवत वृत्त जिसको कहते हैं, विषुवत वृत्त मतलब इक्विवोकल, मतलब 0 डिग्री। उसके बाद ऊपर की तरफ, यानी कि ऊपर की तरफ यानी ध्रुव की तरफ जब आप जा रहे हैं, चाहे नॉर्थ पोल चाहे साउथ पोल, कोई भी हो, उससे मतलब नहीं है। तो वो जैसे जैसे आप उधर जाएंगे तो फिर क्या होगा, ठंडा होता जाएगा। तो ये सबसे पहले जो यहाँ पर इसमें बीच में जो जलवायु होती है, इसको हम उष्ण कटिबंधीय कहते हैं। कहाँ तक, इक्वेटर से लेके और कर्क रेखा तक, इसके बीच में। फिर कर्क रेखा से ऊपर जब आती है तो ये उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध आ जाता है। तो चूंकि ये आधा से ज्यादा पार्ट में ये उष्ण कटिबंधीय जलवायु भी पाई जाती है, तो इसीलिए हम सामान्य रूप से कह देते हैं कि मध्य प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। दूसरा जो है वो आपका मानसून है, यानी कि उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु जो मैंने बताया आपको। तो मानसून यहाँ पर हमारे यहाँ जो आता है, मतलब अपने मध्य प्रदेश में जो मानसून आता है, तो उसका जो मैक्सिमम पार्ट होता है वो वेस्टर्न पार्ट से आता है। और उसको जो है वो वही वाला मानसून जो केरल वगैरह से आ रहा होता है, वही मानसून यहाँ पर बरस करके हमारे यहाँ बारिश करता है। तो वेस्टर्न घाट से समझ लो आप, एक तरीके से आता है वो एक दूसरी चीज़ है समझने के लिए। जैसे नीचे जो ये वी शेप का पेनिनसुला हमारा बन रहा है, तो केरल की तरफ से मानसून आता है, ये केरल है। तो यहाँ से जो है वो वेस्टर्न घाट से पूरा मानसून यहाँ से होकर के और हमारे यहाँ बरसता है। ठीक है ना। तो यही जो है वो मानसूनी। अब ये यहाँ पे क्या है, अरेबियन सी है पूरा ये। तो इसीलिए एक दूसरी चीज आपको ये समझनी कि हमारे यहाँ जो मानसून या बारिश होती है मध्य प्रदेश में, वो ज्यादातर कहाँ से होती है, अरेबियन सी से होती है, यानी जो है वो अरब सागर के द्वारा हमारे यहाँ बारिश होती है। तो ये दो चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद एक चीज और आप समझ लीजिए, इसमें एक नीचे पिक्चर और दी हुई है, जिसमें कि जो
भाई पृथ्वी अपने उस एक्सिस पे रोटेट करती है, और इसके अलावा वो सूर्य के भी चक्कर लगा रही है। तो सूर्य के चक्कर लगाने के दौरान जैसे जैसे जो भाग सूर्य की तरफ होता है, तो उसमें उस समय गर्मी होती है। सीजन की बात करें, जब पृथ्वी खुद के एक्सिस पे घूमती है तो दिन और रात होता है। जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है तो मौसम बदलते हैं, है ना। गर्मी होती है, सर्दी होती है, बरसात होती है। तो ऐसी स्थिति में हमको ये देखना है कि कैसे सर्दी और गर्मी कैसे हो रही है। तो उसको समझने के लिए आप, जैसे ये मार्च है, अभी मार्च ही चल रहा है, तो 21 मार्च की एक डेट है, उसको आप बिल्कुल जो है वो ध्यान रखिए। तो ये जो है वो आपका मतलब क्या क्या आता है, इक्विनॉक्स इसको कहते हैं। विषुवत जो ऊपर पढ़ा था ना आपने, इक्विनॉक्स कहते हैं। तो इक्विनॉक्स का मतलब ये है कि ये बिल्कुल सूर्य जो है वो आपका समानांतर, बिल्कुल स्ट्रेट जो है वो इसकी रेखाएं, मतलब इसकी किरणें आपको पड़ रही हैं। उसके बाद होता क्या है कि धीरे धीरे रोटेट हो रहा है। तो रोटेट होने में जो है, ये किधर की तरफ जा रहा है, ये आपका पूरा ऐसे घूम रहा है। तो ये इस रोटेशन में क्या होगा, गर्मी जो है वो बढ़ती जाएगी। तो मार्च से लेकर के जून तक पूरी गर्मी बढ़ती, यहीं से मतलब 21 मार्च से एक तरीके से ये समझ लीजिए कि गर्मी की ऑफिशियल शुरुआत हो गई एक तरीके से। गर्मी मतलब एक जो मौसम जो चेंज होता है बसंत से फिर ग्रीष्म ऋतु की तरफ आता है वो। और उसके बाद जून, 21 जून बहुत महत्वपूर्ण तारीख है। 21 जून जो है वो, अभी इसके बारे में पढ़ेंगे भी, है ना। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, 21 जून एक तो हमारे यहाँ इंटरनेशनल योगा डे के रूप में भी मनाया जा रहा है। दूसरा क्या है कि यहाँ पर बिल्कुल ये देखिए कि बिल्कुल स्ट्रेट रेज जो है वो सन की यहाँ पे पड़ रही हैं। और यहाँ से फिर सितंबर की तरफ, यानी कि 23 सितंबर की डेट आपको याद रखनी है, जिसको कि ऑटम इक्विनॉक्स बोलते हैं। तो ये जब बिल्कुल स्ट्रेट जब पड़ रही होती है तो इनको कहते हैं समर सॉलिस्टिस, है ना। क्या कहते हैं, समर सॉलिस्टिस। समर सॉलिस्टिस का दिन क्या है, तारीख है 21 जून, आप ये याद रखिए। इंटरनेशनल योगा डे भी है। उसके बाद धीरे धीरे आप देख रहे हैं चक्कर लगाते हुए उस सूर्य का हमारे देश पे जो है वो ये असर होता है कि कम हो जाती हैं सूरज की किरणें, तो ये जो है वो विंटर की तरफ बढ़ जाता है। और उसमें जो तारीख आती है वो आती है 23 दिसंबर, है ना। 21-22 लिखा हुआ है, तो 23 दिसंबर जो है वो इम्पोर्टेंट है वहाँ पर तारीख, तो वो कहलाता है विंटर सोलिस्टिस। तो इस प्रकार ये पूरे फिर उसके बाद फिर यही दिसंबर से लेकर के मार्च तक ये फिर सूर्य की किरणें जो है वो स्ट्रेट पड़ने लगती हैं, और फिर हमारे यहाँ धीरे धीरे उष्णता की तरफ, मतलब गर्म सर्दी होगी, फिर उसके बाद फिर मार्च में आकर के फिर धीरे धीरे जो है वो गर्मी की शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक चक्र है पूरा। तो ये दो चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और इतना पढ़ने के बाद अब हम पहले जलवायु देखते हैं। और जो हमारी जो इसमें पुणेकर के जो नोट्स हैं, उसमें जलवायु मध्य प्रदेश की क्लाइमेट का क्या स्थिति है, और फिर उसके बाद फिर हम जो है वो हमारे मध्य प्रदेश में किस इलाके में कैसा जलवायु पाई जा रही है उसके ऊपर जो है वो बात करेंगे। तो अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया है वो मैंने आपको ये बताया है कि कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो हमारे यहाँ सर्दी गर्मी और बारिश के लिए अभी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनको समझने के लिए मैंने आपको ये बताया है। ठीक, तो आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा। अब इसके बाद देखते हैं अपन जो मध्य प्रदेश की जलवायु, इसके विषय में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको आप देखिए, अब आपको ये समझ में आएंगे। मतलब कहने का ये है, इसके लिए मैंने आपसे भी शुरुआत में आपको ये एक्सप्लेन किया। अब आप देखिए कि किसी भी क्षेत्र में लंबे समय तक पाए जाने वाली ताप, वर्षा, आर्द्रता आदि की मात्रा तथा वायु की गति का औसत रूप से पाया जाना वहाँ की जलवायु कहलाती है। अगर कोई पूछे कि क्लाइमेट क्या है, तो क्लाइमेट वहाँ पर टेम्परेचर, किसी भी एक पर्टिकुलर इलाके में वहाँ पर टेम्परेचर कैसा है ना, ताप की स्थिति क्या है, वहाँ पर वर्षा की स्थिति क्या है ना, वर्षा वहाँ पे कितनी हो रही है, वहाँ पर आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी की स्थिति क्या है, और साथ में आर्द्रता कैसी है, उसमें वायु की गति कैसी है। तो इन सब चीज़ों को हम मापन जब करते हैं, इनका औसत रूप जब हम लेते हैं, तो ये क्या कहलाता है, जलवायु कहलाता है। अब आप देखिए, एक दो शब्द होते हैं, एक सीजन होता है और एक क्लाइमेट होता है। सीजन जो होता है वो मौसम होता है, क्लाइमेट जो होता है वो जलवायु होता है। तो सीजन तो आप देखते हैं साल भर में मौसम जो है वो चेंज होता रहता है। अभी बसंत या गर्मी शुरू होने वाली है, गर्मी मतलब आने वाली है, उसके बाद फिर मानसून आपका आएगा, फिर सर्दी आएगी। तो ये जो चेंज होते रहते हैं, जो बहुत अल्पकाल के लिए होता है। जलवायु तो ये भी है, इसमें भी आप टेम्परेचर नापिए, आर्द्रता नापिए, तो यही चीज़ जो हम अल्पकाल के लिए नापते हैं,
तो वो बेसिकली मौसम कहलाता है। और जब बहुत ज़्यादा लंबे समय तक जिसको हम देखते हैं कि भाई ग्वालियर में सामान्य रूप से मौसम कैसा रहता है या इंदौर में मौसम कैसा रहता है, तो वो हम पूरे जमानों से जो है जो चीज़ देखते चले आ रहे हैं कि बिल्कुल एकदम वैसा चेंज नहीं आता। जैसे ग्वालियर में गर्मी पड़ती है और सर्दी भी खूब पड़ती है। तो अगर ऐसा हो जाए कि बहुत ज़्यादा बारिश एक औसत रूप में होती है ना, तो अगर ये ऐसा हो जाए कि बहुत ज़्यादा बारिश पड़ने लगे तो हम कहेंगे कि ग्वालियर का मौसम बदल रहा है, मतलब क्लाइमेट जो है वो बदल रही है। ठीक है, तो दोनों में अंतर समझिए आप कि अल्पकालीन जब मापन करते हैं तो वो मौसम कहलाता है, और जब दीर्घकालिक मापन करते हैं तो वो जलवायु कहलाता है। फिर इसमें निर्धारक तत्व जो जलवायु के लिए होते हैं उनमें वर्षा का समय तथा मात्रा। पहली बात तो यही है कि भाई बारिश कितनी हो रही है आपके इलाके में। फिर हवा की गति, विंड्स किस स्पीड से चल रही हैं और उनकी औसत अवस्था क्या है। फिर तापमान, टेम्परेचर कैसा रह रहा है। इन चीज़ों के ऊपर किसी भी जगह की जलवायु निर्भर करती है। ठीक है, तो ये निर्धारक तत्व हैं आपके। उसके पश्चात आप देखिए कि किसी स्थान की दिन प्रतिदिन की वायुमंडलीय दशा, है ना, यही मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि दिन प्रतिदिन यानी डेली का जो वायुमंडल है उसकी दशा को मौसम कहते हैं। और मौसम के ही दीर्घकालिक औसत को जलवायु कहा जाता है। अगर हम बहुत लंबे समय के मौसम को नापते हैं तो वही क्लाइमेट में चेंज हो जाता है, उसी को हम क्लाइमेट कहते हैं। दूसरे शब्दों में मौसम जो है वो अल्पकालिक वायुमंडलीय दशा को दर्शाता है और जलवायु दीर्घकालिक वायुमंडलीय दशा को दर्शाता है। मेरे ख्याल से ये अंतर आपको समझ में आ गया होगा कि वायुमंडल मतलब आपका क्या बोलते हैं, जलवायु क्या है ना, और मौसम क्या है, इन दोनों में अंतर आप समझ रहे होंगे। उसके बाद भारत के मध्य में स्थित होने के कारण मध्य प्रदेश में मानसूनी जलवायु की सभी विशेषताएं पाई जाती हैं। अभी मैंने आपको समझाया कि मानसून होता ही है। इस प्रकार मध्य प्रदेश की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ठीक है, ये अब आपको समझाने की मुझे आवश्यकता नहीं है कि उष्ण क्यों है, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास में है और मतलब जो कर्क रेखा है वो बीच से गुजर रही है, उसके कर्क रेखा से ऊपर जैसे जैसे जाएगा तो फिर वो और ठंडा होता जाएगा। तो ये उष्ण कटिबंधीय है और मानसूनी जलवायु है। बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म है ये, इसको आप बिल्कुल मत भूलिएगा। सामान्य रूप से मध्य प्रदेश की जो जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहलाती है। उसके पश्चात अब आप देखिए फिर इसके बाद देखिए कि बंगाल की खाड़ी सिस्टम की इसमें बंगाल की खाड़ी का जो है वो उल्लेख होता है ना। बंगाल की खाड़ी है ना, बंगाल की खाड़ी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बारिश हमारे यहाँ सारी अरेबियन सी से होती है, ध्यान रखिए आप, है ना। बारिश जो भी हमारे यहाँ होती है वो सब कहाँ से होती है, अरेबियन सी से होती है, यानी जो अपना अरब सागर होता है वहीं के द्वारा बने हुए सिस्टम से होती है। ठीक है, और ये बंगाल की खाड़ी सिस्टम की आर्द्र उष्ण जलवायु का भाग है। ठीक है, थोड़ा सा ये क्या है कि इसकी स्क्रीन के अकॉर्डिंग मुझे बताना पड़ेगा, नहीं तो बाहर हो जाएगा ये स्क्रीन से। ठीक, चलिए उसके बाद देखिए कि दो साइंटिस्ट के नाम दिए हुए हैं, एस आर सुब्रमण्यम और एक जो है वो टी श्रीधरन है ना। 1991 में इन्होंने तापमान और वर्षा के विस्तार वितरण के आधार पर मध्य प्रदेश की जलवायु को 3 जलवायु प्रकारों में बांटा है। एक तो अर्धशुष्क या स्टेम्पी बोलते हैं इसको। अर्धशुष्क मतलब जो है जहाँ पर थोड़ी सी वर्षा है। फिर गर्म शीतोष्ण जलवायु और उष्ण कटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु, ये 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं। इनको तो आप केवल नाम इनके ध्यान रखने हैं उसको। उसके बाद अब आप आ जाइए कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से रीजन हैं, यानी कि इसको प्रभावित करने वाले कारण कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला कारण है समुद्र से दूरी। तो समुद्र तो पता है आपको बहुत दूर है, जहाँ कहीं भी कोई भी कोस्टल लाइन मध्य प्रदेश को बिल्कुल भी टच नहीं कर रही है। बिल्कुल मध्य प्रदेश जो है वो लैंडलॉक जो है वो प्रदेश है, चारों तरफ से घिरा हुआ है, 5 राज्यों से घिरा हुआ है, आपको पता है ना। तो कहीं भी समुद्र नहीं है, तो समुद्र से इसकी दूरी है। तो इस कारण से इसमें क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस अधिक रहता है। टेम्परेचर डिफरेंस का मतलब ये है कि दिन के भी टेम्परेचर में आपको बहुत वो मिलता है, और इसके अतिरिक्त दिन और रात के टेम्परेचर की बात कर लें, या फिर सीजन के टेम्परेचर, जैसे गर्मी में बहुत गर्मी हो जाएगी, सर्दी में बहुत सर्दी हो जाएगी, तो 15 से 18, और जो है वो
सर्दी गर्मियों में 45-48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो ये तापांतर जो है वो बहुत अधिक है, इसी कारण से मेंटेन नहीं हो पाता है। जहाँ पर कोस्टल लाइन होती है तो फिर वहाँ पर समुद्र के कारण टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे ना तो गर्मी होती है ना सर्दी होती है। उसके बाद भूमध्य रेखा से दूरी, अब चूंकि इक्वेटर से भी दूर है तो दूर इक्वेटर से दूर होने पर ये मतलब है तो इतना दूर भी नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या उष्णता ही है एक तरीके से। उसका कर्क रेखा ये तो बीच से बिल्कुल जा रही है। मैंने आपको भी बताया कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश को मध्य से गुजरने से जून महीना अधिक गर्म होता है। ये जो है वो बिल्कुल जून भी जो है वो 6th मंथ है, देखिए आप पूरे वर्ष का। और ये भी बीच से इसको काटती है, तो फिर वहां से जब सूर्य गुजरता है तो फिर यानी 6वें महीने में ही सबसे ज्यादा गर्मी होती है, जून महीना सबसे गर्म होता है। उसके बाद पर्वतों की क्या स्थिति है, तो 2 पर्वत आपने पढ़े हैं, आपके पर्वत रेंज सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रेणी के होने के कारण वर्षा अधिक होती है। ठीक है, तो ये वो कारक हैं या वो रीजन है जिनके कारण हमारी जलवायु प्रभावित होती है। अब आप देखिए कि मध्य प्रदेश जो है वो उष्ण कटिबंधीय में स्थित होने के कारण यहाँ की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। ये बार बार जो है वो रिपीट होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो टर्म है ये बार बार रिपीट होगा, आपको जो है वो ध्यान रखना है कि ये टर्म क्या कहना चाह रहा है। ठीक है ना। हाँ, टर्म को आप समझ चुके हैं, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है, आप समझ चुके हैं कि ये उष्ण कटिबंधीय, इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल क्लाइमेट बोलते हैं इसको, ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट बोलते हैं। ट्रॉपिकल मतलब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास है, तो ट्रॉपिकल और मानसून। फिर जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को 4 भागों में विभाजित किया गया है। देखिए, अब इसको समझने के लिए मैं आपको फिर से वो दिखाता हूँ यहाँ पर, जो एक पिक्चर है हमारे पास, इसको आप देखो, है ना, और इसको आप समझो, फिर उसके बाद फिर हम इसको पढ़ेंगे। ठीक, देखो आप, अगर नेट से ये पिक्चर ली गई है, इसमें देखिए आप कि कुछ रेड से मार्क है, तो रेड से मतलब समझ गए कि आप ये जो है बहुत गर्मी वाला भी है और अधिक सर्दी वाला भी है। तो ये जो है वो बेसिकली उत्तर का मैदान है, जिसमें हम लोग मतलब ग्वालियर भी आता है इसमें। ये क्या है, उत्तर का मैदान है ये। इसके अलावा मतलब इसमें मुरैना है, ऊपर के जो अपने भिंड है, इवन जो है ग्वालियर भी है, शिवपुरी भी है, थोड़ा सा शिवपुरी भी इसी में आ जाता है, गुना भी आ जाता है इसमें। उसके बाद जब नीचे की तरफ आएंगे तो सम जलवायु, ना अधिक गर्मी ना अधिक सर्दी। ये मालवा वाला रीजन जो है, इंदौर वाला रीजन, और जो धार है और वहाँ से जो लगा हुआ रीजन है, ये एरिया, जो श्योपुर वाला एरिया है, ये अपने में ही आता है, ये है ना, ये इसमें जो है सब गर्मी वाला मतलब उसमें आता है। ठीक है, तो ये 2 एरिया ये हो गए। उसके बाद देखिए कि नर्मदा घाटी क्षेत्र है, इसमें भी ये थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा है और ठंड लेकिन सामान्य है। बड़वानी वगैरह जो हैं तो वो वाले इलाके हैं तो बहुत अधिक गर्मी वाले हैं, लेकिन ठंड इसमें ठीक है। और फिर उसके बाद एक ये विंध्य का पहाड़ी क्षेत्र है, और ये इसमें मतलब वर्षा अधिक है, बेसिकली इसमें लिखा नहीं है, लेकिन सम जलवायु, ना अधिक गर्मी ना अधिक ठंड। ये आप थोड़ा सा पिक्चर अपने दिमाग में रखिए कि जो हमारा इलाका है ये पूरा, जैसे ये इधर दतिया और ये सब भी लग रहा है, तो ये बहुत इवन जो है इसमें नौगांव, छतरपुर और ये सब इलाके भी आ जाते हैं, सागर तक के इलाके इसमें काउंट हो जाते हैं, जो बुंदेलखंड वाला इलाका है। तो ये पूरा का पूरा आपका डिवाइड हो रहा है, समझ लीजिए कि एक तरीके से ये ऐसे है, ये पूरा का पूरा एरिया क्या है, गर्मी वाला है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी है, बहुत ज़्यादा सर्दी भी है, तो इसलिए रेड मार्क्स हैं। ये ग्रीन है ना, ये सम जलवायु वाला है, मालवा सबसे अच्छा इलाका है, आपको पता है। दूसरा इलाका हो गया, तीसरा इलाका नर्मदा घाटी क्षेत्र है, इसमें भी है तो बीच का ही, मतलब गर्मी इसमें ज़्यादा है, सर्दी कम है ना। और ये बिल्कुल जो है वैसा ही है जैसा मालवा है, लगभग लगभग, लेकिन इसमें वर्षा अधिक है ना। वर्षा मालवा में भी ठीक ठाक होती है, लेकिन इस वाले एरिया में, मालवा ये वाले एरिया में, विंध्य के पहाड़ी क्षेत्र में बारिश, पहाड़ों के कारण बारिश जाता है यहाँ पर। तो ये आप अपने दिमाग में रखिए। फिर उसके बाद अब जो पॉइंट्स हैं वो आप देखते जाइए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं, है ना, उनको अपन देखते जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या जो है वो कहना चाह रहे हैं, इसमें से क्या क्या आपको याद करना है मतलब। चलिए, तो अब आप देखिए कि उत्तर का मैदान अभी आपने देखा, तो इसमें बुंदेलखंड सबसे पहले बुंदेलखंड है इलाका। इसके बाद मध्य भारत, रीवा, पन्ना का पठार भी इसमें शामिल है। ठीक है, पूरा इलाका जो है
फिर समुद्र से दूर होने के कारण यहाँ पर गर्मी में अधिक गर्मी और ठंड में अधिक ठंड महाद्वीपीय प्रकार की। यहाँ गर्मी में औसत तापमान देखिए 40 से 45 46 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तथा सर्दियों में औसतन तापमान 15 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसलिए यह क्षेत्र उप आर्द्र की श्रेणी में आता है। इसको छोड़ दीजिए, लेकिन आप ये टेम्परेचर रेंज याद रखिए कि 45 46 इवन 48 तक चला जाता है। और सर्दियों में तो आपको पता है कि टेम्परेचर बहुत नीचे आ जाता है, तो 15 से 18 ही लिखा हुआ है, 4 5 डिग्री तक भी आ जाता है। उसके पश्चात मालवा के पठार हैं। तो मालवा के पठार में यहाँ की जलवायु सम पाई जाती है, अर्थात यहाँ ना तो ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी होती है और ना ही शीत ऋतु में अधिक ठंड होती है। और यहाँ सबसे अधिक वर्षा अरब सागर के मानसून से होती है। वर्षा का जो सोर्स है यहाँ पर जो है वो अपना अरेबियन सी है, क्योंकि ये उसी से लगा हुआ है, तो वहीं से अरेबियन सी से आपकी यहाँ पर वर्षा होती है। उसके पश्चात आप देखिए हम्म, यहाँ पर एक उल्लेख आया है कि चीनी यात्री जो थे, इनका नाम है फावान। तो इन्होंने ये कहा कि जो मालवा की जो जलवायु है इसे श्रेष्ठ जलवायु बताया उन्होंने, विश्व की श्रेष्ठ जलवायु। मालवा का जो क्षेत्र है ना वो तो ठंडा है ना गर्म है, तो इसलिए उन्होंने कहा, क्योंकि वो बहुत सारी जगहों पे घूमे नहीं होंगे, तो यहीं पे घूम के गए तो उनको यहीं पे अच्छा लगा होगा बहुत ज़्यादा। चीन में तो वैसे ही बहुत ज़्यादा कई क्षेत्रों में बहुत सर्दी रहती है, कई क्षेत्रों में बहुत गर्मी रहती है, तो इसलिए। फिर उसके बाद ये विंध्य का पहाड़ी क्षेत्र है जो मैंने आपको साइड में बताया था। तो यहाँ पर क्या है, देखो विंध्याचल पर्वत का क्षेत्र सम जलवायु क्षेत्र है, इसमें अधिक गर्मी नहीं पड़ती, ठंड में भी साधारण ठंड पड़ती है। और पचमढ़ी और अमरकंटक इसी क्षेत्र में आते हैं, अंडरलाइन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद नर्मदा घाटी क्षेत्र है बीच में, आपने देखा तो कर्क, यह क्षेत्र कर्क रेखा के लगभग समानांतर होने के कारण, मतलब बिल्कुल पैरेलल है किससे, ट्रॉपिक ऑफ ये जो है वो कर्क रेखा आपकी। तो इसमें इन्होंने बोला कि गर्मियों में इस क्षेत्र में तेज गर्मी पड़ेगी, लेकिन सर्दियों में सर्दी सामान्य, क्योंकि गर्मी है ज़्यादातर, तो सर्दी बहुत ज़्यादा नहीं पड़ पाएगी यहाँ पर। और चट्टानों वाले क्षेत्र में कई बार 46 से 50 के बीच टेम्परेचर भी इसमें। तो पहले क्या मतलब नापा जाता था, ऑफिशियल मैं आपको बता रहा हूँ, तो गर्मी के लिए पहले बड़वानी को जो है वो जाना जाता था। बड़वानी सबसे ज़्यादा जो है वो ऑफिशियल गर्म जगह जो है वो गिनी जाती थी। फिर क्या हुआ कि कर्क रेखा अपनी उसी लाइन पे जो जो आते गए, तो उसमें बड़वानी के बाद फिर नंबर आ गया विदिशा का। विदिशा का जो है ऑफिशियल बोला जाता था कि बहुत सबसे ज़्यादा गर्म है। फिर आजकल जो है वो इसमें छतरपुर और इनके इलाकों में जैसे नौगांव आता है, तो नौगांव को जो है वो बताया जाता है कि सबसे गर्म जगह जो है वो उसमें काउंट होती है। अभी देखेंगे उसको भी, तो अभी आप पहले इनको देखिए। फिर उसके बाद देखिए कि जलवायु परिवर्तन की क्या प्रक्रिया है। तो सूर्य की स्थिति में परिवर्तन होने से, अब ये जो मैंने आपको वो ग्लोब से समझाया था सोलिस्टिस और वो 21 जून और वो सब आएगा इसमें, तो आप ध्यान दीजिएगा। सूर्य की स्थिति में परिवर्तन होने से, ताप और दाब में परिवर्तन होने से जलवायु में परिवर्तन आता है। भाई देखिए, मैं बहुत मोटी मोटी चीज़ें, बहुत छोटे क्लास की ज्योग्राफी में पढ़ा होगा आपने, कि जैसे जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो वहाँ टेम्परेचर जो है वो, सॉरी, जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है, गर्म होने से प्रेशर कम होता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि हवाएं जो हैं वो तेज चलने लगती हैं, और वहाँ फिर कम दाब के कारण फिर वहाँ पे दूसरी चीज़ें जो हैं वो अगर उनका टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसके कारण क्या होगा, हवाएं तेज चलेंगी और फिर वो मानसून को लाएंगी और फिर बारिश वारिश जो है वो चालू हो जाती है। तो वही इसमें बताया है कि सूर्य की स्थिति में परिवर्तन होने से, दाब में परिवर्तन से जलवायु परिवर्तन आता है। तो 21 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण हो जाता है ना, ये तो आपको पता ही है कि ऑफिशियली मतलब मकर संक्रांति, मकर राशि में जैसे ही सूर्य आता है तो उसके पश्चात जो है वो सूर्य उत्तरायण की तरफ चलने लगता है। तो इसमें 21 मार्च के बाद स्पेशली उत्तरायण में आ जाता है, जिससे उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं। यही मैंने आपको अभी समझाया था कि आपका जो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ हेमिस्फीयर है, गोलार्ध मतलब हेमिस्फीयर, तो उसमें आपकी बिल्कुल सीधी जो है, और दक्षिण गोलार्ध में तिरछी पड़ती हैं। इसलिए उत्तरी गोलार्ध में स्थित देश भारत तथा मध्य प्रदेश में तापमान बढ़ने लगता है, गर्मी प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल। आप इसको जो है वो मतलब इजीली आपको समझ में आएगा कि अगर आप ये समझें कि जैसे ग्लोब हो गया, तो इसमें ये जो सूर्य की किरणें हैं भारत के ऊपर बिल्कुल सीधी पड़ रही हैं इस समय। कब? 21 मार्च के बाद, तो इसलिए क्या हो जाएगा, गर्मी पड़ने लगती है, बस इतनी सी बात है।
और उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे जैसे जैसे सूर्य बढ़ेगा, मतलब घूम तो पृथ्वी रही है बेसिकली, है ना, दोनों तरीके से घूम रही है। तो जैसे जैसे वो उधर की तरफ जाएगी, पोल की तरफ, है ना, नॉर्थ पोल की तरफ, वैसे वैसे उसमें ठंडक थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाएगी। तो 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, यानी कि परपेंडिकुलर हो जाता है, तो इस कारण उत्तरी गोलार्ध पर ताप बढ़ जाता है। साथ ही यहाँ पर निम्न वायुदाब को अंडरलाइन कर लीजिए, लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है, जिससे अधिक वायुदाब वाले जल भाग से आने वाली आर्द्रता युक्त पवनें यहाँ पर आकर वर्षा करती हैं। तो जो मानसून केरल से चलता है, तो वो मानसून यहाँ पर लो प्रेशर एरिया होने के कारण यहाँ पर बरसता है। और लो प्रेशर एरिया क्यों क्यों डेवलप हुआ, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा और वहाँ से हवाएं जो हैं वो सब गर्म होके उड़ गई, तो ये लो प्रेशर एरिया। ठीक है, तो आर्द्रता युक्त पवनें यहाँ पर आकर वर्षा करती हैं। 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, है ना। इसको आप समझ सकते हैं कि पूरी तरीके से सूर्य उत्तरायण हो गया है, और इसी क्रम में 21 जून को सबसे बड़ा दिन है। ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद आप देखिए कि 21 मार्च, है ना, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा जो है वो आपकी इक्वेटर की बात हो रही है। तो 21 मार्च और 23 सितंबर 2 तारीखें इसमें दी हुई हैं। तो मतलब 21 मार्च तो इधर था नीचे की तरफ जब सर्दियां खत्म हुई थी, और 23 सितंबर उधर होगा जब गर्मियां खत्म होंगी, है ना, मतलब ऑफिशियली। अच्छा, होता क्या है कि 23 सितंबर पे, अब तो इसका मतलब क्या होगा कि 21 मार्च से और उसके बाद 23 मार्च सितंबर, है ना, इन दोनों समय पे इसके बाद जो है वो जब लंब बिल्कुल परपेंडिकुलर पड़ेंगी रेज जो है वो, तो क्या होगा, गर्मी बढ़ेगी ना, तो इसलिए दोनों ये समय दिन और रात बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी गर्मी इसमें पड़ती है, इसी स्थिति को इक्विनॉक्स या विषुवत, जिसको अभी, है ना, मैंने पढ़ाया था आपको, तो इक्विनॉक्स कहते हैं। यानी जब सूर्य की किरणें इक्वेटर पर डायरेक्टली सीधे बिल्कुल परपेंडिकुलर पड़ती हैं, तो वो स्थिति कहलाती है इक्विनॉक्स। ये साल में 2 बार आती है, एक बार 21 मार्च में आती है और एक बार 23 सितंबर में आती है। तो इसका अर्थ यह है कि इन दोनों तिथियों के आसपास गर्मी होने वाली है। और इस स्थिति को अब 21 मार्च के बाद गर्मी तो समझ में आती है, लेकिन 23 सितंबर के बाद गर्मी, तो इसको फिर द्वितीय ग्रीष्म ऋतु कहा जाता है। ये मैं अभी आपको बस समझा दे रहा हूँ, अभी आगे आएगा। तो जब 23 सितंबर के पास जब लंबवत रेखा, मतलब कि परपेंडिकुलर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तो इसको हम कहते हैं द्वितीय, सेकेंड ग्रीष्म। फर्स्ट वाली कब हो गई, 21 मार्च पे हो गई, के बाद हो गई मतलब, और ये जो है वो सेकेंड ग्रीष्म ऋतु हो गई। फिर उसके बाद फिर सर्दियां ऑफिशियली चालू होती हैं, है ना। तो ये है, मतलब मानसून खत्म हो जाता है सितंबर में, और उसके बाद जो थोड़ी गर्मी पड़ती है, तो वो वाली स्थिति बता रहा है। 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, अभी ऊपर पढ़ लिया आपने। फिर 23 सितंबर के बाद सूर्य दक्षिणायन हो जाता है, इंपॉर्टेंट है। 23 सितंबर के बाद सूर्य दक्षिणायन हो जाता है, जिससे सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में सीधी और उत्तरी गोलार्ध में तिरछी, उल्टा हो गया जस्ट उसका, इसलिए मध्य प्रदेश में तापमान कम हो जाता है। मध्य प्रदेश क्या मतलब, इंडिया की ही बात हो रही है पूरी, समझो आपकी, जबकि दक्षिण गोलार्ध में तापमान बढ़ जाता है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, बिल्कुल कैसा हो जाएगा, परपेंडिकुलर आपका किस पे, मकर रेखा पे। तो इस समय मध्य प्रदेश में तापमान अत्यधिक कम हो जाता है। 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है, इसको लगाइए। तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है, अंडरलाइन करिए इसको। ठीक है, डेट्स आपको ध्यान रखनी है। अब आप देखिए कि मध्य प्रदेश की जलवायु से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनको आपको याद रखना है। उनको आप देखिए कैसे कैसे हैं, कि सबसे पहले ये है कि किसी क्षेत्र की दीर्घकालिक मौसमी दशा को समग्र रूप से जलवायु कहते हैं। बिल्कुल रिवीजन है, समझो आप, अभी आपने जो पढ़ा है। मध्य प्रदेश की जलवायु सामान्यतः मानसूनी प्रकार की है ना, मानसून तो है ही है ना? मानसूनी प्रकार की, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। परंतु कर्क रेखा द्वारा राज्य को 2 भागों में बांटने से तथा राज्य के विशाल आकार के कारण राज्य के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न प्रकार की जलवायु दशाएं पाई जाती हैं। जो कि भिन्न भिन्न को अगर आप वैसे ऑफिशियली देखें तो वो 4 भाग हैं, अभी जो अपन ने पीछे पढ़े थे। राज्य की जलवायु का स्वरूप उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु की अपेक्षा थोड़ा सा शुष्क महाद्वीपीय रूप है, इसको भूल जाइए आप। इसमें ग्रीष्म ऋतु सामान्य गर्म तथा शीत ऋतु सामान्य ठंडी होती है।
मतलब उनका कहना ये है कि गर्मी में बहुत, मतलब पूरा ओवरऑल अगर देखेंगे, वैसे नहीं केवल ग्वालियर और उसकी बात नहीं करेंगे, तो इसमें ग्रीष्म ऋतु सामान्य गर्म है और शीत ऋतु भी सामान्य ठंडी। मतलब ऐसा है कि जैसे अब राजस्थान में 50-50 बिल्कुल नॉर्मल है, तो वैसा वाला नहीं है। या फिर जैसे वहाँ जम्मू कश्मीर में सर्दियों में जो है वो माइनस में चला जाता है, तो वैसा वाला नहीं है, बीच का है। तो इसलिए इसको ऐसे पढ़ा जाता है। ठीक है। उसके पश्चात हम आप देखें कि ये 78 पेज हो गया। इसके पश्चात इसमें कुछ है या अ, नया चैप्टर है, देख लेते हैं। हाँ, यही वाले पॉइंट्स कंटिन्यू देखिए। अधिकतर वर्षा अरब सागर के मानसूनों से होती है। ये शुरू से मैं आपको बताता चल रहा हूँ कि इसको आप रट्टा मारिए कि अरब सागर के मानसूनों से ही ज़्यादातर हमारी बारिश होती है। केरल से जो मानसून आता है उसको, जो हमारे दो पहाड़ी क्षेत्र हैं सतपुड़ा और विंध्याचल, ये रोकते हैं उन हवाओं को, और उन्हीं से हमारे यहाँ बारिश होती है। अम, इसको मैं पढ़ रहा था तो वहाँ पे एक प्रश्न ये भी आया कि फिर ये आगे जाके राजस्थान में क्यों नहीं बारिश करती हैं भाई। अगर ऐसा ही है तो ऐसा एमपी में क्या हो गया कि जो है राजस्थान में भी तो अरावली पहाड़ियाँ हैं, पहले पढ़ा था आप। तो होता क्या है कि अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं वो बिल्कुल पैरेलल होती हैं इन हवाओं के, तो वो इनको रोकती ही नहीं है, तो वो आगे निकल जाते हैं इनसे, है ना। हवाओं को टकराना बहुत जरूरी है पहाड़ों से, वो टकराएंगे तभी बारिश होगी। तो हमारे यहाँ तो अच्छी बारिश होती है और राजस्थान में जो है वो थोड़ा कम बारिश होती है ना। और बारिश का वैसे मैं आपको बता दूं कि एक करीब 120 सेंटी 110 112 20 सेंटीमीटर जो है वो अपनी एवरेज बारिश है अपने यहाँ मध्य प्रदेश में। जबकि केरल वगैरह में 200 210 ऐसे चलता है। तो वो भी अभी देखेंगे अपन। तो यहाँ पर आप देखिए कि उत्तर वर्षा का वितरण दक्षिण पूर्व क्षेत्र से उत्तर पूर्व की ओर घट जाता है। उत्तर पूर्व में क्या है, उत्तर पूर्व में हमारे क्या, नॉर्थ और ईस्ट, क्या है, राजस्थान ही तो है। नॉर्थ ईस्ट में, हमारे नॉर्थ ईस्ट में, मतलब मध्य प्रदेश के नॉर्थ ईस्ट में राजस्थान है। और दक्षिण पूर्व में क्या है, दक्षिण यानी कि साउथ, और ईस्ट तो वो जो महाराष्ट्र और ये वाला इलाका है, तो बुरहानपुर वगैरह वाला, तो वहाँ पे ज़्यादा है और हमारी तरफ कम है, ये बस इतना दर्शा रहा है। उसका मध्य प्रदेश में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कर्क रेखा प्रदेश के बीच से गुजरती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये जो है वो आप हमेशा अभी पढ़ाया भी मैंने आपको। और 23.5 डिग्री जो आपका कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसको बोलते हैं, वो हमारे बीच से गुजर रही है, इसीलिए हमारी यहाँ की जलवायु कैसी है, उष्ण कटिबंधीय है। अच्छा, उसके बाद एक रेखा और है 82.5 डिग्री की है, देशांतर, है ना। तो ये जो है वो आपका मध्य प्रदेश के पूर्वी सीमांत जिला सिंगरौली से गुजरती है। तो ये प्रश्न भी आपको देखने को मिलेगा। तो इंडियन, वो उस रेखा पे जितने भी जगह आते हैं वो सब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में काउंट होते हैं। जैसे हम लोग विश्व में जो समय नापा जाता है वो होता है ग्रीनविच मीन टाइम, जीएमटी उसको बोलते हैं। तो जीएमटी से हम लोग 5.5 घंटा आगे चलते हैं, 5.30, 5.5, है ना। तो 5.5 घंटा हम आगे चलते हैं, तो हमारा भी तो कोई स्टैंडर्ड होगा कि जहाँ पर हम नापेंगे। तो वही जो रेखा है वो 82.5 डिग्री की है मैप पे, ग्लोब पे। और ये सिंगरौली से गुजरती है, तो ये मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से होकर के ही गुजरती है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद अब आप देखो कि सर्वाधिक तापमान गंज बासोदा, ये अभी विदिशा की मैंने बात करी थी आपसे, तो उसमें भी विशेष रूप से गंज बासोदा में 1995 में, अभी जो मैंने आपसे बात करी थी, तो 1995 में 48.7 डिग्री मापा गया, है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग समय पे, मतलब जो है वो ये सबसे ज़्यादा उस समय हुआ करता था। फिर 2008 से 2012 में सर्वाधिक तापमान खजुराहो, बागवानी तथा 2013 में छतरपुर जिले के खजुराहो व नौगांव में दर्ज किया गया। ठीक है। तो आजकल नौगांव ही चल रहा है, मतलब, है ना। ठीक। तो पहले, उससे पहले भी बड़वानी था, मतलब विदिशा से पहले बड़वानी हुआ करता था। तो मैंने कहानी आपको बड़वानी से बताई, तो बड़वानी, फिर उसके बाद गंजबासौदा, विदिशा, गंजबासौदा जगह है विदिशा जिला में। और उसके बाद फिर आजकल खजुराहो और नौगांव चलता है। ठीक है। 48.7, अब तो ये नौगांव में तो 49-50 तक जो है वो हो गया। तो ये सब जो है वो ऑफिशियल वो है मेजरमेंट्स हैं। उसके बाद देखिए कि
अब जहाँ पर सबसे ज़्यादा तापमान तो वहीं पे सबसे कम तापमान की भी बात कर लेते हैं। तो सबसे कम तापमान पचमढ़ी जो अपना हिल स्टेशन है, अकेला हिल स्टेशन है मध्य प्रदेश में, तो ये होशंगाबाद जिले का मापा गया है। होशंगाबाद में पचमढ़ी है। हालांकि आधिकारिक रूप से शिवपुरी प्रदेश का सबसे ठंडा स्थल है। शिवपुरी में माइनस में चला जाता है टेम्परेचर, आपको पता होगा। तो इसीलिए सिंधिया उसको अपनी राजधानी बनाते थे, है ना। मतलब यहाँ से चेंज करके वहाँ ले जाते थे, गर्मी बहुत जब ज़्यादा पड़ती थी। तो इसीलिए तो अधिकांश वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। साउथ वेस्टर्न मानसून जो होता है, बहुत सारे मानसून सिस्टम्स आते हैं, तो उसमें से साउथ वेस्टर्न हमारे यहाँ जो है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से ही बारिश होती है ज़्यादातर मध्य प्रदेश में। उसके बाद रीवा पन्ना के पठार में दक्षिण पूर्वी मानसून से भी वर्षा होती है ना। पूरे में नहीं होती है, रीवा पन्ना में दक्षिण पूर्वी से भी होती है मध्य प्रदेश में। मध्य जून से सितंबर तक वर्षा होती है, इम्पोर्टेंट है ना। दिस पॉइंट इज इम्पोर्टेंट कि कब से कब तक वर्षा होती है। तो मिड जून से लेकर के और वही 23 सितंबर आप समझो, है ना। 23 सितंबर के बाद तो फिर गर्मी पड़ेगी थोड़े दिन के लिए, क्योंकि वो बिल्कुल डायरेक्ट मतलब द्वितीय ग्रीष्म ऋतु पड़ेगी। और उसके बाद फिर सर्दी से पड़ना चालू हो जाएगी। फिर सबसे अधिक वर्षा आपकी जो है वो पचमढ़ी में 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने आपको केरल में बताया था कि इतनी बारिश होती, तो उसके बराबर वर्षा पचमढ़ी में हो जाती है। और सबसे कम वर्षा भिंड में 55 सेंटीमीटर होती है ना। ये और औसत वर्षा देखो 112 सेंटीमीटर है। ये मैंने बताया कि 110 से लेके और 120 के बीच में, है ना, ये रेंज है। और एक वैल्यू की बात करें तो 112 याद रखिए। तीनों चीजें हो गई आपके सामने। फिर पूरी क्षेत्र में वर्षा का औसत 140 सेंटीमीटर है पूर्वी क्षेत्र में, जबकि प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में वर्षा का औसत 75 सेंटीमीटर है। अंतर आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि जैसे जैसे पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे आप, तो ये जो हवाएं जो आती हैं कमजोर पड़ जाती हैं। मानसून का जो सिस्टम होता है ये सब कमजोर हो जाता है। तो हम लोग कहाँ पे रहते हैं? 75 वाले इलाके में रहते हैं, है ना। ग्वालियर की भी औसतन वर्षा 75 के आसपास, 75-80 के पास आसपास ही है, इससे ऊपर नहीं है। 100 तक भी होगी तो जो है कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इतनी ही होती है बारिश अपने यहाँ। फिर मध्य प्रदेश में ऋतु संबंधी आंकड़े एकत्रित करने के लिए वेधशाला इंदौर में बनाई गई है। इम्पोर्टेंट है ये भी। ये इंदौर में ऋतु के संबंधित जो भी डाटा है वो सब इंदौर में इकट्ठे किए जाते हैं। फिर कर्क रेखा मध्य प्रदेश के मध्य से गुजरती है। मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों मानसूनों से वर्षा होती है। हमारी तरफ तो सब कहाँ से आ रहा है? अरब सागर से आ रहा है ना। ज्यादातर तो अरब सागर से ही आ रहा है, लेकिन बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल जिसको कहते हैं, उस समुद्र से भी मानसून के मतलब आमद होती है। तो वो हमारे विंध्य क्षेत्र में है, इसीलिए विंध्य क्षेत्र में बहुत वर्षा हो जाती है। विंध्य क्षेत्र से मतलब उधर वाला जो है वो जबलपुर, सिंगरौली और वो वाला जो इलाका है, ठीक है। उसके बाद सर्वाधिक तापमान गंज बसौदा में 48.7 डिग्री मापा गया। ये इसके बारे में कहानी मैं आपको पूरी बता चुका हूँ। बड़वानी में इससे अधिक 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म रहा, लेकिन आधिकारिक रूप से गंज बसौदा का मान्य है। यही मैंने आपको बताया कि बड़वानी, फिर गंज बसौदा और उसके बाद अब नौगांव, ठीक है। कोई भी ऑप्शन के हिसाब से जो है वो आप क्वेश्चन करेंगे इसका। सर्वाधिक गर्म, सर्वाधिक आधिकारिक, है ना, जो भी टर्म दिए उसके हिसाब से आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। उसके बाद देखिए कि मध्य प्रदेश का औसतन तापमान 21 डिग्री सेंटीग्रेड आंका गया है। मतलब एवरेज टेम्परेचर अगर हम कहा जाए पूरे मध्य प्रदेश का, तो वो 21, जैसे एवरेज बारिश की हमने बात करी तो 112 थी, और एवरेज टेम्परेचर 21 डिग्री सेंटीग्रेड था। सबसे कम तापमान शिवपुरी का मापा गया है। सबसे कम तापमान शिवपुरी का मापा गया है। शीत ऋतु में अधिकतम सूखा रहता है। सर्दियों में तो आप जानते हैं ज़्यादातर सूखा पड़ा रहता है। और मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्णकटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने के लिए प्रदेश से मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा उत्तरदायी है, जबकि दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होने वाली वर्षा इसमें मानसूनी जलवायु का कारण है, ठीक है। तापमान की दृष्टि से मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग अति तापी वर्ग मेगा थर्मल में आता है। मतलब ज्यादातर जो इलाका है वो कैसा है? मेगा थर्मल है। इसको लगा लीजिए, मेगा थर्मल मतलब ज्यादातर गर्म ही है। ताप क्रम के आधार पर मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग अधितापी वर्ग में आता है। ये वही चीज रिपीट कर दी। मार्च में सूर्य के उत्तरायण होते ही, मार्च में सूर्य उत्तरायण हो जाएगा, संपूर्ण मध्य प्रदेश में तापमान बढ़ने लगता है। अभी जो कहानी आपको बताई थी वही सब है ये, किंतु उसका वितरण असमान होता है। इस समय मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों में, जो ऊपर के हम लोग हैं, ग्वालियर,
मुरैना में औसतन तापमान अधिकतम बढ़ता जाता है। उत्तरी भागों में मई का औसत मासिक तापमान 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक के ऊपर पहुंच जाता है। तो हम लोग जो है वो इसमें ज़्यादा सफ़र करते हैं, मतलब ग्वालियर और ये वाला जो ऊपर का इलाका है। ठीक है। दो साइंटिस्ट हैं इसमें, देखो, एस आर सुब्रमण्यम और श्री मन्ना नारायण ने तापमान और वर्षा के वितरण के आधार पर मध्य प्रदेश की जलवायु पर राज्य को 3 जलवायु वर्गों में बांटा है: अर्धशुष्क, स्टम्पी प्रकार, गर्म शीतोष्ण वर्षा जलवायु तथा उष्ण कटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु। ये वही सब चीज़ें रिपीट हो रही हैं, आप देख रहे हैं कि, है ना। तो ये जो है वो आपके समझाने के लिए बताई गई हैं। उसके बाद अब आप देखो कि, हाँ, एक क्लाइमेट स्मार्ट विलेज का कंसेप्ट मध्य प्रदेश सरकार ने चालू किया है। इसको आप थोड़ा ध्यान से पढ़िए क्योंकि ये नई चीज़ है। क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट क्या है? क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट। अब है क्या कि भाई क्लाइमेट जलवायु तो ठीक है, वो तो नेचर वो कर रहा है, लेकिन अगर पेड़ पौधे अधिक काटे जाएंगे या जो है वो सिंचाई वगैरह ढंग से नहीं होगी, पानी की व्यवस्था ठीक से नहीं होगी, तो जलवायु परिवर्तन में हम भी जिम्मेदार होंगे। तो इसी चीज़ को समझाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है जिसको क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट कहते हैं। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार की आगामी 6 वर्षों में 1100, लगाइए 1100 ऐसे क्लाइमेट स्मार्ट विलेज, है ना, क्लाइमेट स्मार्ट विलेज बनाने की योजना है, जिसमें जिसका उद्देश्य किसानों को जलवायु परिवर्तन के खतरों से अवगाह कराना है। जैसे बाढ़ है, अकाल है, मतलब बहुत ज़्यादा पानी आ गया या बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई, तो इन सब चीज़ों के जलवायु परिवर्तन के जो खतरे हैं उनको समझाना है और इनसे निपटने के लिए तैयार करना है, ताकि कृषि का गुणवत्तापूर्ण उत्पादन और उत्पादकता सुनिश्चित हो सके। इन 1100 गांवों का चयन 1100 गांवों का चयन कैसे हुआ है? 11 एग्रो क्लाइमेट जोन्स में प्रत्येक 100 गांवों को लेकर किया जाएगा। 1100 हैं तो क्या किया उन्होंने कि 11 एग्रो क्लाइमेट जोन्स बना लिए हैं उन्होंने, और उसको उसमें हर एक जोन में कितने कितने गांव लिए हैं? 100 गांव लिए हैं। तो 11 इंटू 100 1100 हो गया। ठीक है। वर्तमान समय में इस प्रोजेक्ट के तहत मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले इसमें इन्वॉल्व हैं? सतना, सीहोर और राजगढ़ जिलों के गांवों को शामिल किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अंडरलाइन कीजिए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक बार जो आपने पढ़ा है उसका रिवीजन के रूप में एक टेबल यहाँ पे दी हुई है, उसको अपन देख लेते हैं, है ना। अभी पीछे पढ़ा था आपने इसमें, तो फिर देखते हैं अपन इसको। तो दिया है कि मध्य प्रदेश में जलवायु क्षेत्र एक नज़र में, जैसे विंध्य पर्वतीय क्षेत्र आप समझ गए कि वो जबलपुर और वो वाला इलाका है, मंडला वाला। तो ग्रीष्म ऋतु कम गर्म होती है। ग्रीष्म ऋतु कैसी है? यहाँ पे गर्मी मतलब उतना परेशान नहीं करेगी, और शीत ऋतु साधारण ठंडी, मतलब बिल्कुल जैसे नॉर्मल टेम्परेचर टाइप का। फिर मालवा इंदौर वाले साइड में जैसे ग्रीष्म ऋतु सामान्य गर्म होगी, कम गर्म नहीं, सामान्य गर्म, यानी कि टेम्परेचर तो होगा लेकिन सामान्य गर्म होगी, और शीत ऋतु भी सामान्य ठंडी होगी। ठीक। फिर बघेलखंड पठार, बघेलखंड पठार पठार का मतलब है जो रीवा, सतना, सीधी वो वाला इलाका है। तो ग्रीष्म ऋतु अधिक गर्म होगी यहाँ पर, और शीत ऋतु सामान्य ठंडी होगी, मतलब ठंडा बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा, गर्मी लेकिन खूब पड़ेगी। फिर नर्मदा घाटी का क्षेत्र है। नर्मदा घाटी का क्षेत्र बिल्कुल बीच वाला है, ग्रीष्म ऋतु अत्यधिक गर्म है और शीत ऋतु साधारण ठंडी है, उल्टा है बिल्कुल ये। ठीक। और उसके बाद उत्तर का मैदान है जिसमें हम लोग आते हैं, ग्रीष्म ऋतु अधिक गर्म है और शीत ऋतु अधिक ठंडी। ठीक है। तो ये सब आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे अपना, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, तो इनमें से क्वेश्चन जो है वो आते हैं, इसलिए बनाया हुआ। फिर मध्य प्रदेश की जलवायु को विद्वानों ने इस प्रकार वर्गीकृत किया है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको आप एक बार नज़र मार लीजिएगा और कुछ नहीं है इसमें, उसको छोड़ दीजिए, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद मध्य प्रदेश को 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है जो निम्नलिखित है। कृषि जलवायु मतलब जो आपका फार्मिंग लैंड है या कृषि जो है, क्रॉप है, क्रॉप क्लाइमेट जिसको बोलते हैं, उसको बेसिस पे हमने उसको सामान्य जलवायु था और ये कृषि जलवायु। तो इसमें 11 पार्ट्स में डिवाइड किया है। केवल नाम नाम अपन देखेंगे कि कोई वैसे टकरा जाए कभी, तो छत्तीसगढ़ का मैदान हो गया, छत्तीसगढ़ का उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र हो गया, कैमूर पठार, सतपुड़ा पहाड़ी रेंज, मध्य नर्मदा घाटी, गिर क्षेत्र, सतपुड़ा पठार, निमाड़ मैदान, विंध्य पर्वत क्षेत्र, बुंदेलखंड, मालवा पठार,
और झाबुआ पहाड़ी क्षेत्र। ठीक है, तो ये 11 पार्ट्स में ये डिवाइड किया गया है अपना जो कृषि प्रधान वो है, इसको पूरे को वो सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो ये आपका विवरण था मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में। तो आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद अब थोड़ा सा ऋतु के विषय में भी देख लेते हैं, बहुत जरा सा एक पेज है ना, ऋतु को भी देख लेते हैं कि कैसे कैसे जो है वो मध्य प्रदेश की ऋतुएं परिवर्तित होती हैं, है ना। बहुत जो आपने अभी पढ़ा है बस उसी का एक समझ लीजिए कि एक थोड़ा सा और उसी में जोड़ दिए हैं दो चार पॉइंट्स, और कुछ भी नहीं है इसमें। तो मध्य प्रदेश की ऋतुओं में देखिए कि मध्य प्रदेश की जलवायु के अनुसार प्रदेश में 3 ऋतु हैं। कौन कौन सी आपकी, है ना, कौन कौन सी 3 ऋतुएं हैं इसमें? तो शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा और शीत ऋतु। मतलब वो वाली ऋतुएं में नहीं समझिए, आयुर्वेद में तो 6 ऋतुएं होती हैं, लेकिन यहाँ पर मोटी मोटे तौर पे एक तो गर्मी हो गई, फिर अभी जैसे गर्मी चालू हो गई, अब इसके बाद क्या आएगी, वर्षा, उसके बाद ठंडी आएगी, फिर गर्मी आएगी, तो वही चक्र जो है वो। तो अब चूंकि 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है इसको, ग्रीष्म वर्षा और शीत, अब साल अपने 12 हैं, मतलब महीने अपने 12 हैं, तो 4 महीनों की एक ऋतु हो गई इसके हिसाब से। तो भारत के अन्य भागों के समान ही मध्य प्रदेश में 3 ऋतुएं पाई जाती हैं। ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून तक, अभी अभी हम पूरा ग्रीष्म ऋतु में रहेंगे। फिर वर्षा ऋतु जो कि जुलाई से चालू होगी और अक्टूबर तक जाएगी, और शीत ऋतु जो कि नवंबर से चालू होगी और फरवरी तक जाएगी। ये आप अंडरलाइन कर लीजिए, दिमाग में आप अपने रखिए कि मध्य प्रदेश में 3 ऋतुएं हैं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। ठीक है, अब आप देखिए कि मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु मार्च से प्रारंभ होकर जून तक चलती है, ये अभी आपने ऊपर पढ़ा है, मार्च से प्रारंभ होगी और जून तक जाएगी। अब यह यहाँ मई जून से तापमान 30 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहता है। मई जून में कितना रहेगा, 30 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड। ग्रीष्म ऋतु में मार्च के बाद तापमान में निरंतर वृद्धि होती रहती है। मार्च के बाद आप जानते हैं कि, और उसका रीजन भी आपको पता है, क्योंकि सूर्य उत्तरायण में हो रहा है, और रोटेशन में ऐसा हो रहा है कि वो सूर्य की किरणें और बिल्कुल सीधी पड़ने लगती हैं, और ऐसा करते करते जो है वो जानते ही हैं आप, सितंबर तक जाना है उसको, है ना। तो तथा मई जून के संपूर्ण मध्य प्रदेश का तापमान 30 सेंटीग्रेड से ऊपर पहुंच जाता है। फिर आ गया देखो अपने अपने यहाँ जो भीषण गर्मी पड़ती है उसका उल्लेख आ गया कि ग्वालियर, मुरैना और दतिया जिलों में तापमान सर्वाधिक 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। ठीक है ना, 47 48 तक भी पहुंच जाता है कई बार। फिर उसके बाद ग्रीष्म ऋतु में राज्य की औसत आर्द्रता बहुत कम हो रहती है। औसत आर्द्रता मतलब जो ह्यूमिडिटी का लेवल है, देखो जो बारिश होती है ना, वो ह्यूमिडिटी के ऊपर डिपेंड करती है। जितनी ह्यूमिडिटी होगी तो उसी से जो है वो आपकी बारिश ज़्यादा होगी। वैसे एक फ़ायदा भी होता है कम ह्यूमिडिटी का, कि जो है वो नहीं तो फिर जो गर्मी होती है वो ड्राई समर्स होते हैं, तो उसके कारण क्या होता है कि जो कूलर वगैरह होते हैं वो हम लोग को ठंडी हवा देते हैं। अदरवाइज अगर ह्यूमिडिटी वाला होगा तो फिर उससे क्या है कि कूलर वगैरह बिल्कुल काम भी नहीं करेगा। तो ये थोड़ा सा वो है, लेकिन वर्षा कम हो जाती है इसके कारण, इसी कारण वर्षा कम हो जाती है। तो उसके बाद आकाश स्वच्छ रहता है तथा तेज धूल भरी हवाएं, जो जिनको अपन लू वगैरह बोलते हैं, वो चलती हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश में अन्य भागों में अपेक्षा ग्रीष्मकाल में तापमान कम रहता है। वेस्टर्न में थोड़ा सा ये कम रहता है, हम लोग ईस्टर्न पार्ट्स में रहते हैं। उसके बाद वर्षा की हम बात कर लेते हैं, है ना, वर्षा की स्थिति क्या है। तो वर्षा के संबंध में देखो लिखा है कि मध्य प्रदेश में वर्षा ऋतु जून से अक्टूबर तक मानी जाती है ना। जून से अक्टूबर हो गई, अ, मतलब जून में वही 21 जून के बाद से अपन समझ लो आप, वहाँ से चालू होगी और अक्टूबर तक जाएगी। यहाँ मध्य जून में वर्षा प्रारंभ हो जाती है, 21 जून से समझ लो आप। मध्य प्रदेश में औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 112 सेंटीमीटर, जिसमें पूर्वी भागों में अत्यधिक 140 से 165 सेंटीमीटर तथा क्रमशः पश्चिमी और उत्तरी पश्चिमी भागों में वर्षा घटती जाती है ना। तो ये आपका वर्षा का वो है, डिस्ट्रीब्यूशन है। फिर वर्षा के आधार पर मध्य प्रदेश के 4 भागों में, निम्न वर्षा वाला क्षेत्र, औसत से कम वर्षा वाला क्षेत्र,
है ना। निम्न वर्षा वाला क्षेत्र, औसत से कम वर्षा वाला क्षेत्र, फिर औसत वर्षा वाला क्षेत्र, एवरेज रेंज जहाँ होती है, और औसत से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। तो सम वर्षा की 125 सेंटीमीटर की रेखा पूर्वी और पश्चिमी भागों को विभाजित करती है, या सम वर्षा रेखा कहाँ से जाती है, देखो सीधी जबलपुर सिवनी होकर गुजरती है। फिर निम्न वर्षा वाले क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं, पश्चिमी क्षेत्र आते हैं, वेस्टर्न वाले आते हैं। यहाँ की जो वर्षा का औसत 75 सेंटीमीटर से कम है, इसमें इसी में हम लोग आते हैं। इसके अंतर्गत प्रदेश में आपका भिंड है, मुरैना है, शिवपुरी है, ग्वालियर है, मंदसौर, नीमच आदि जिले आते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो आपके कौन से हो गए, निम्न वर्षा वाले क्षेत्र हो गए। तो हम लोग कहाँ में आ रहे हैं, निम्न वर्षा में आ रहे हैं। और जबकि सम वर्षा कौन सी है, जो कि आपकी पश्चिमी मतलब पूर्वी की तरफ, पूरब और पश्चिम दोनों का बीच से गुजरती है ये, जो कि सीधी जबलपुर सिवनी होती हुई गुजरती है। ठीक है, अब आप देखिए कि वर्षा का और संबोधित करते हैं। फिर अब आप वो क्षेत्र देखिए जहाँ पर औसत से कम वर्षा होती है ना, इसके अंतर्गत आप देखिए बुंदेलखंड आएगा इसके अंतर्गत। औसत से कम वर्षा के अंतर्गत उत्तर तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र आता है, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र आता है, लगाइए इसको। इसके अंतर्गत वर्षा का औसत यहाँ 75-100 सेंटीमीटर है। इसके अंतर्गत छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, सतना, सीधी शामिल है। ठीक, समझ में आ गया होगा आपको, अपने दिमाग में अगर आपको मैप है तो समझ में आएगा आपको। फिर प्रदेश के औसत से अधिक वर्षा, ज़्यादा वर्षा वाले कौन से क्षेत्र हैं वो भी देख लीजिए। मध्य प्रदेश को शामिल किया जाता है। इनके अंतर्गत सागर है, जबलपुर है, कटनी है, नरसिंहपुर है, होशंगाबाद, रायसेन, सीहोर, देवास, इंदौर। इस क्षेत्र में वर्षा का औसत 100 से लेके 125 सेंटीमीटर, है ना। तो ये तो औसत से अधिक, एवरेज से अधिक है ये, भाई 112 से अधिक है ना, इसलिए। और अगर बिल्कुल बाढ़ वाली वैसी वाली स्थिति बताएं तो आपकी कहाँ बनती है, 125 से 150, अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र, है ना, अत्यधिक जहाँ खूब बारिश हो रही है। तो ये कौन सा क्षेत्र है, देखो आप, ये बिल्कुल दक्षिण और दक्षिण पूर्वी वाला क्षेत्र है। इसके अंतर्गत देखो आप कौन कौन से क्षेत्र आ रहे हैं। कई बार ये जबलपुर वगैरह को भी मतलब पास ही तो है, डिंडोरी और ये सब, तो शहडोल हो गया आपका, डिंडोरी हो गया, बालाघाट, बैतूल, छिंदवाड़ा आदि जिले शामिल हैं। तो ये जिले कौन से हैं, बिल्कुल जो है वो अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं। तो थोड़ा सा इन पर ध्यान दीजिएगा, कौन से क्षेत्र कहाँ पर आ रहे हैं, है ना, याद करने वाली चीज़ें हैं ये। और मैप आपके दिमाग में रहेगा तो थोड़ा सा आपको याद रहेगा। उसके बाद तो हम लोग तो बेसिकली औसत से थोड़ा कम वर्षा वाले में ही हैं, है ना, क्योंकि 75 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर वाले हैं। ठीक है, उसके बाद शीत ऋतु की बात कर लें तो शीत ऋतु में तो हम लोग नंबर 1 है, ग्वालियर जो है वो। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु नवंबर से फरवरी माह तक होती है। और मध्य क्षेत्र का तापमान, मध्य प्रदेश सबसे कम तापमान दिसंबर जनवरी में होता है। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में उत्तर पश्चिम क्षेत्र है जो हम लोगों का ही है, तापमान 15 से 18 डिग्री के मध्य रहता है। दक्षिण भाग में तापमान बढ़ता है, सामान्यतः यहाँ का तापमान 18 से 21 डिग्री के मध्य रहता है। जैसे इंदौर वगैरह का टेम्परेचर तो इतना कम नहीं होता है, मतलब जैसा ग्वालियर का होता है। तो यहाँ शीत ऋतु में कभी कभी चक्रवातों का हल्की वर्षा होती है ना, कई बार हो जाता है, इस बार भी हुई थी। और यहाँ शीत ऋतु में कोहरा सूखा होगा, स्वच्छ आकाश, तापमान में गिरावट, मंद वायु की गति के साथ हल्की वर्षा और पाला भी पड़ता है। इंपॉर्टेंट है, स्वच्छ आकाश, सूखा कोहरा। जबकि जब आप जैसे ही आप उत्तर प्रदेश की तरफ जाएंगे तो वहाँ कोहरा मॉइस्ट मिलेगा, ह्यूमिड मिलेगा, स्वच्छ आकाश नहीं मिलेगा। और साथ में बरसता हुआ कोहरा जिसको कहते हैं, या फिर जो बहुत एकदम सब कुछ घेर लेता है, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता, वैसा वाला कोहरा पड़ता है। फिर उसके बाद कुछ तथ्य और दिए हुए हैं, तो 3 शब्द और हैं, उनको देखिए कि मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली ऋतुओं को अन्य नामों से, जैसे ग्रीष्म को यूनाला, इंपॉर्टेंट है, इसको लगाइए। ग्रीष्म को क्या कहते हैं हम, यूनाला। वर्षा को चौमासा, शीत को सियाला के नाम से भी जाना जाता है। प्रदेश में सितंबर अक्टूबर माह में पड़ने वाली गर्मी को प्रदेश की द्वितीय ग्रीष्म ऋतु कहा जाता है। ये पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि 23 सितंबर के बाद जैसे ही
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो एक बार फिर से गर्मी होती है। तो इसको हम कहते हैं द्वितीय ग्रीष्म ऋतु। फिर मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में लौटने वाले मानसून में होने वाली वर्षा को मावठा कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, मावठा। सर्दी में जो बारिश होती है उसको मावठा कहते हैं, बस सीधे समझो आप, ठीक। उसके बाद प्रदेश में दैनिक तथा वार्षिक तापांतर अधिक होता है। दैनिक और वार्षिक तापांतर दोनों में बता दिया कि दिन में और रात के टेम्परेचर में, और सीजन के टेम्परेचर में, जब गर्मी होती है और जब सर्दी होती है, तो इनमें जो डिफरेंस है बहुत अधिक होता है। उसके बाद यह तापांतर मार्च में सर्वाधिक होता है। अभी अभी इस समय आप देख ही रहे होंगे कि रात में बहुत ठंडा हो जाता है, दिन में एकदम बहुत गर्म हो जाता है। फिर प्रदेश के उत्तरी भागों में तापमान अपेक्षाकृत अधिक है, जबकि दक्षिण पूर्व भागों में तापमान कम होता है। फिर मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा जून से लेकर के सितंबर तक होती है। तो आपको पता ही है, अभी पढ़ा आपने। तो इस प्रकार जो है वो ये मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में तथ्य थे, और जलवायु या ऋतु के संबंध में तथ्य थे। हाँ, तो इसको जो है वो आप समझिए और याद करिए।